बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ दो तीन बातें करूंगा। सबसे पहले तो ये कि आप वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। दूसरी बात यह कि आप में से जिन दोस्तों के पास स्टॉक फुटेजेस हैं JF-17 थंडर की, वो काइंडली अगर मेरे साथ शेयर करना चाहे तो प्लीज मेरे से जरूर राब्ता करें। जो इंडियन व्यूअर्स जो है जिनके पास स्टॉक फुटेजेस हैं तेजस की, वो भी प्लीज राब्ता करें। मुझे इन जहाजों की जो स्टॉक फुटेजेस हैं वो जरूर चाहिए। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा कुछ यूं था। कुछ दिन पहले कुछ खबरें आई थी ऐसी न्यूक्लियर वेपन्स को लेके कि जिनको डिस्कस करना बड़ा जरूरी था। उसके बाद एक खबर आई कि अमेरिका के जो B-1 बॉम्बर्स हैं उनको उन्होंने ग्राउंड कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर थी। मैंने कहा जैसे अपनी वीडियो के अंदर भी आपको बताया था। देखिए, हम जो अपनी वीडियोस बनाते हैं इनके अंदर हम कन्वेंशनल वेपन्स को बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स को बिल्कुल डिस्कस नहीं करते। उसकी रीजन ये है कि इनके अंदर जो चेंजेस होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन इनकी जो चेंजेस होती है वो सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा होती है। जब भी किसी भी न्यूक्लियर वेपन या स्ट्रेटेजिक वेपन्स के अंदर कोई मुल्क चेंजेस लेके आता है तो उसके इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। इस वजह से इन चीजों को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। इन चीजों को डिस्कस करने से पहले आपको इनकी हिस्ट्री का पता होना बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने आपको ट्राइएड का कॉन्सेप्ट जो था उसको भी क्लियर किया था। देखिए, ट्राइएड क्या होता है कि आपके पास लैंड बेस्ड मिसाइल्स होते हैं जिनको आप ICBMs वगैरह कहते हैं, IRBMs वगैरह कहते हैं। उसके बाद आपके पास एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स वगैरह होते हैं जिनसे आप एटम बॉम्ब्स वगैरह फेंक सकते हैं। उसके बाद आपकी सबमरीन्स के ऊपर SLBMs होते हैं, ये SLCMs होते हैं। ये सारा जो है मिल मिला के तो एक ट्राइएड को कंप्लीट करता है। ट्राइएड का जो कॉन्सेप्ट था वो 1959 के अंदर जाके आया था जब अमेरिका ने अपनी एक SSBN जो थी उसको लॉन्च किया था। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि इस वक्त दुनिया के कंट्रीज के पास कितने कितने एटम बॉम्ब्स हैं तो शायद आपको उतनी ज्यादा हैरत ना हो। जबकि अगर मैं आपको इसके पास्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊं, इस वक्त मैं मसलन आपको बता सकता हूं कि अमेरिका के पास आप कह सकते हैं कि 6 से 7 हजार एटम बॉम्ब्स होंगे। रशिया के पास भी तकरीबन 6 से 7 हजार एटम बॉम्ब्स होंगे। इंग्लैंड के पास समझा जाता है कि 220 के करीब एटम बॉम्ब्स हैं। फ्रांस के पास तकरीबन 300 के करीब एटम बॉम्ब्स हैं। चाइना के पास समझा जाता है कि तकरीबन 300 प्लस एटम बॉम्ब्स हैं। इंडिया पाकिस्तान के पास तकरीबन 150-160 एटम बॉम्ब्स हैं। नॉर्थ कोरिया के पास तकरीबन समझा जाता है कि 30 से 40 एटम बॉम्ब्स हैं और इसराइल के बारे में समझा जाता है कि उसके बाद 100 के करीब एटम बॉम्ब्स हैं। ये इतनी तादाद पहले नहीं थी। अगर मैं आपको अमेरिका, रशिया और फ्रांस के टेस्ट के बारे में बताऊं तो आपकी हैरत में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। जब से एटम बॉम्ब्स बने हैं अमेरिका ने तब से लेकर अब तक 1054 एटम बॉम्ब्स का जो है वो तजर्बा किया। रशिया ने 715 एटम बॉम्ब्स का तजर्बा किया हुआ है। फ्रांस ने 210 एटम बॉम्ब्स का तजर्बा किया हुआ है। इंडिया पाकिस्तान की फिगर आपको पता है। चाइना ने अभी तक सिर्फ 45 एटम बॉम्ब्स का तजर्बा किया है। इंग्लैंड ने भी अभी तक सिर्फ 45 एटम बॉम्ब्स का तजर्बा किया है। अमेरिका और रशिया जब एटम बॉम्ब्स के तजर्बे करते थे तो वो कोई अंडरग्राउंड नहीं थे तजर्बे करते, अंडरग्राउंड भी करते थे लेकिन ये जमीन की सरफेस के ऊपर भी एटम बॉम्ब फेंक के तो तजर्बे किया करते थे। और उस वक्त ये दो ममालिक जो थे ये इतने ज्यादा पागल हुए थे, इतने ज्यादा पागल हुए थे एटम बॉम्ब बनाने की रेस में। अमेरिका ने आज तक तकरीबन 70,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है उनको बनाया। रशिया ने आज तक 45,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है उनको बनाया। जब कोल्ड वॉर पीक के ऊपर थी तो उस वक्त सोवियत यूनियन के पास तकरीबन 40,000 एटम बॉम्ब्स थे। अमेरिका के पास उस वक्त 30,000 प्लस एटम बॉम्ब्स थे। अगर आप थोड़ा सा सोचे तो ये 30,000 और 40,000 तकरीबन आप कह सकते हैं कि 75,000 के करीब इस दुनिया के अंदर एटम बॉम्ब सिर्फ दो ममालिक के पास थे। आप ये सोचे कि इन्होंने इतने ज्यादा एटम बॉम्ब्स रखे क्यों हुए थे। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपने अमेरिका को पूरा भी तबाह करना हो तो 40,000 एटम बॉम्ब आपको चाहिए, या अगर आपने इतने बड़े सोवियत यूनियन को तबाह करना हो तो 30,000 एटम बॉम्ब्स आपको चाहिए। क्या आप इतने ज्यादा एटम बॉम्ब एट ए टाइम चला भी सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि आप इतने ज्यादा एटम बॉम्ब एट ए टाइम चला सकते हैं। तो फिर इतने ज्यादा एटम बॉम्ब रखने का मकसद क्या था? ये बिल्कुल पागलपन था। ये जो ममालिक थे ये एक दूसरे से सबकत ले जाने के सिलसिले में हर साल जो था वो अपना डिफेंस बजट जो था वो बढ़वाते थे। पेंटागन था वो हर साल अपने प्रेसिडेंट के पास एक नई डिमांड लेके चले जाते थे कि अगले साल हमें इतने ज्यादा एटम बॉम्ब्स ऐड करने हैं, आप हमारा बजट बढ़ा दें। उसके लिए उनको मैन पावर की भी जरूरत होती थी, उसके लिए उतने ज्यादा उनको बॉम्बर्स भी चाहिए होते थे, उसके लिए उतने ज्यादा उनको मिसाइल्स भी चाहिए होते थे, उतनी ज्यादा सबमरीन्स चाहिए होती थी। तो इतना ज्यादा बजट बढ़ता गया, इतना ज्यादा बजट बढ़ता गया कि अमेरिका जो था वो ये समझना शुरू हो गया कि हम क्या करेंगे अगर इतना ज्यादा बजट बढ़ता गया तो ये तो कहीं भी स्टॉप नहीं लगेगा इसको। मैंने आपको बताया कि 1959 के अंदर अमेरिका ने अपनी पहली SSBN इंडक्ट की थी। SSBN क्या होती है? जिसके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब्स यानी कि SLBM सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स आप रख सकते हैं। अमेरिका के पास पहली दफा जो था उसका ट्राइएड कंप्लीट हुआ था। 1960 के अंदर कैनेडी जो था वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। कैनेडी इन बातों से बड़ा चालू था। रॉबर्ट कैनेडी जो था उसको इन चीजों से बहुत ज्यादा नफरत थी। वो ये समझता था कि हम इतना ज्यादा पैसा जो है वो फजूल खर्च कर रहे हैं। ऑल्दो वो ये समझता जरूर था कि उसने अगर रशिया को रोकना है, अगर उसने कम्युनिज्म को रोकना है तो उसको अमेरिका को इक्विप करना पड़ेगा इन बॉम्ब से। लेकिन इतने ज्यादा बॉम्ब्स जो थे वो उसकी समझ से बाहर थे कि आपने 30-40 हजार बॉम्ब्स बना के करना क्या है। सोवियत यूनियन को आपने कितनी दफा तबाह करना है और इस दुनिया को आपने कितनी दफा तबाह करना है। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका का सिस्टम कुछ इस तरह से है, वो हमारे पाकिस्तान की तरह का सिस्टम नहीं है कि आप इलेक्ट होके आते हैं फिर आप मिनिस्टर वगैरह बनते हैं। वहां पे एक प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है और उसके बाद वो अपनी मर्जी का बंदा जो है वो अपनी एक मिनिस्ट्री में लगा देता है। अगर उसको
डिफेंस मिनिस्टर चाहिए तो वो किसी को भी पकड़ के लगा सकता है। ये उसकी सवाबदीद के ऊपर होता है। कैनेडी जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ तो उसने सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का ओहदा जो था वो एक बंदे को ऑफर किया। वो उस बंदे ने जो है वो इनकार कर दिया, लेकिन उसने एक दूसरा बंदा जो था उसको रिकमेंड किया और उसका नाम था रॉबर्ट मैकनामारा। रॉबर्ट मैकनामारा की मैं आपको थोड़ी सी कहानी सुना दूं। रॉबर्ट मैकनामारा ने अमेरिका की आर्मी के अंदर सर्व किया हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। उसके बाद मैकनामारा ने आर्मी छोड़ दी और उसने प्राइवेट जॉब्स करना शुरू कर दी। प्राइवेट जॉब्स के अंदर उसने फोर्ड कंपनी को ज्वाइन किया। वहां पे उसने बहुत ज्यादा तरक्की की, इतनी ज्यादा तरक्की की कि वो अल्टीमेटली जो है फोर्ड कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया। अगर आपको फोर्ड कंपनी का नहीं पता तो आप ये बात जान लें कि दुनिया की पहली कार जो थी वो फोर्ड कंपनी ने बनाई थी। हेनरी फोर्ड जो था वो इस कंपनी का मालिक था, इन्वेंटर था, और उसने ये दुनिया की सबसे पहली कार जो थी वो बनाई थी। फिर उसने एक कंपनी स्टार्ट की, उसका नाम था फोर्ड। मैकनामारा ने फोर्ड के अंदर बहुत ज्यादा तरक्की की, वहां पे वो प्रेसिडेंट भी बन गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली मैकनामारा जो था वो फोर्ड कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया। वहां पे उसकी जो सैलरी थी वो तकरीबन $3 मिलियन थी। 1960 के अंदर उसकी सैलरी $3 मिलियन थी। ये आज भी बहुत बड़ी रकम है, उस वक्त तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी रकम थी। लेकिन कैनेडी ने उसको जो जॉब ऑफर की वो सिर्फ $25,000 की थी। उसने मैकनामारा को सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की जॉब की ऑफर की थी। मैकनामारा ने ये जॉब कबूल की। अब आपको थोड़ा सा बता दूं स्ट्रेटेजिक एयर कमांड का। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको ट्राइएड के बारे में बताया कि 3 किस्म के डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं। अमेरिका की जितनी भी फोर्सेस थी उनके 4 हिस्से थे। अब इस वक्त 5 है, लेकिन पहले 4 होते थे। स्पेस कमांड जो है वो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने रेस किया। उससे पहले अमेरिका की फोर्सेस जो थी वो 4 हिस्सों पे मुश्तमिल थी: आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और मेरीन्स। आर्मी के पास कोई स्ट्रेटेजिक वेपन नहीं था होता, यानी कि आर्मी के पास कोई एटम बॉम्ब नहीं होता था। मेरीन्स के पास भी कोई एटम बॉम्ब नहीं होता था। अमेरिकन एयरफोर्स के पास 2 किस्म के एटम बॉम्ब्स होते थे, एक आईसीबीएम्स और एक एयर लॉन्च मिसाइल्स, और दूसरा उसकी नेवी के पास एटम बॉम्ब्स होते थे जो कि वो अपनी सबमरीन्स के ऊपर रख के तो चलाते थे। पाकिस्तान और दूसरे ममालिक के दरमियान में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको मैं इस तरह से समझाता हूँ कि पाकिस्तान के ये जो शाहीन और गौरी मिसाइल्स वगैरह है ये पाकिस्तान आर्मी के अंडर आते हैं। रॉद जो ALCM है ये पाकिस्तान एयरफोर्स के अंडर आता है। जो पाकिस्तान ने बाबर 3 का मिसाइल जो है वो बनाया हुआ है वो पाकिस्तान नेवी के पास है। इस तरह से पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के पास जो है वो एटम बॉम्ब्स हैं। अमेरिका की सिर्फ 2 मिलिट्री ब्रांचेस के पास एटम बॉम्ब्स होते थे, 2 एयरफोर्स के पास और एक नेवी के पास। आर्मी और मरीन्स के पास कोई एटम बॉम्ब नहीं था। और अमेरिका की एयरफोर्स का एक विंग होता था जिसको वो कहते थे स्ट्रेटेजिक एयर कमांड। स्ट्रेटेजिक एयर कमांड जो थी अब उसका नाम चेंज कर दिया गया है, उसको ग्लोबल स्ट्राइक कमांड का नाम दे दिया गया है, लेकिन पहले ये स्ट्रेटेजिक एयर कमांड होती थी। स्ट्रेटेजिक एयर कमांड जो थी उसके पास ये 2 किस्म के मिसाइल्स होते थे। आईसीबीएम्स भी उनके पास होते थे, IRBMs भी उनके पास होते थे, और उसके बाद जो B-52 बॉम्बर्स के ऊपर जो मिसाइल्स लगते थे या एटम बॉम्ब्स लगते थे वो भी उनके पास ही होते थे। और क्योंकि नेवी से ज्यादा उनके पास एटम बॉम्ब्स होते थे, इसलिए कैनेडी ने मैकनामारा से ये कहा कि आप सबसे पहले तो स्ट्रेटेजिक एयर कमांड जाएं और वहां पे देखें कि वो कर क्या रहे हैं। वो हर साल एक नई डिमांड लेके आ जाते हैं कि हमें इतने एटम बॉम्ब्स चाहिए, हमें इतने एटम बॉम्ब्स चाहिए। इतने एटम बॉम्ब्स का उन्होंने करना क्या है? 30-40 हजार एटम बॉम्ब्स को उन्होंने किसके ऊपर मारने हैं? मैकनामारा जो था स्ट्रेटेजिक एयर कमांड के पास गया, बैठता तो वो पेंटागन के अंदर ही था, लेकिन उसकी एक मीटिंग आई स्ट्रेटेजिक एयर कमांड वालों के साथ। मैकनामारा ने उनसे कहा कि जी आप अपने प्लान्स मेरे साथ शेयर करें। उन्होंने जब उसके साथ अपने प्लान्स शेयर किए तो मैकनामारा जो था उसने सर पकड़ लिया अपना। उसने कहा कि यार ये आपने 30-40 हजार एटम बॉम्ब जो है मुझे बताएं तो सही, मारना किस किस के ऊपर है? उन्होंने ठीक है उसको जो भी प्लान्स अपने बताए। मैकनामारा ने एक जगह पे देखा कि एक जगह पे लिखा हुआ था एक मुल्क के ऊपर उन्होंने 18 एटम बॉम्ब्स मारने थे। जब उसने उस मुल्क का नाम देखा तो उसने अपना सर पकड़ लिया। उसने कहा इस मुल्क के साथ तो हमारी दुश्मनी भी कोई नहीं, तो आपने इसके ऊपर क्यों एटम बॉम्ब मारने हैं? वो मुल्क था मंगोलिया। अब आप ये सोचे कि अमेरिका के ये जो जनरल्स थे इन्होंने 18 एटम बॉम्ब्स ऐसे भी रखे हुए थे जो इन्होंने सिर्फ मंगोलिया पे मारने थे। अब मंगोलिया की ना को मेरे ख्याल से आज भी कोई फौज होगी, ना उस वक्त कोई फौज थी, तो उन्होंने कहा आपने इस मुल्क के ऊपर क्यों मारने हैं? और हमारा तो ये दुश्मन भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसके ऊपर 18 एटम बॉम्ब मार देने हैं। आपने एक कोटा रखा हुआ है कि जी 18 एटम बॉम्ब जो है वो हमने इनको फिक्स किया हुआ है कि ये मंगोलिया पे हमने मारने हैं, इन केस अगर जंग होती है तो। मैकनामारा जो था वो इतना ज्यादा हैरान परेशान हुआ, उसने कहा ये आप किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं? आप ये किस किस्म के एटम बॉम्ब जो है वो बनाते जा रहे हैं और पागलों की तरह बनाते जा रहे हैं। उन जनरल्स ने ये जो मंगोलिया की क्लैरिफिकेशन दी, उन्होंने कहा जी मंगोलिया जो है वो चाइना के साथ मिलता है, रशिया के साथ मिलता है, और दोनों तरफ कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, और चाइना का इन्फ्लुएंस भी है इस वक्त मंगोलिया के ऊपर। इसलिए हम ये समझते हैं कि हो सकता है कि हमें जो है मंगोलिया के ऊपर भी एटम बम मारना पड़ जाए, और उसके लिए हमने ये 18 एटम बम जो है वो रखे हुए हैं। मैकनामारा जो था वो गुस्से से लाल पीला हो गया, और उसके बाद उसने आके कैनेडी को बताया। और आपको पता है कि अल्टीमेटली फिर कैनेडी और पेंटागन के दरमियान जो रिफ्ट हुई थी वो इन्हीं बातों की वजह से हुई थी। वो जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है अमेरिका का वो कैनेडी के खिलाफ हो गया था, और इतना ज्यादा असले का स्टॉक पाइल उन्होंने कर लिया हुआ था कि जिसका कोई हाथ हिसाब नहीं। फिर आपको पता है कि कैनेडी की असैसिनेशन हो गई। ये कंस्पिरेसी थ्योरीज भी हैं कि उसको किसने मारा, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था। दुनिया की जो बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं उनमें ये एक JFK का कत्ल भी है। रशिया और अमेरिका ये भी सोचते थे कि हम एक दूसरे के ऊपर इतने ज्यादा एटम बॉम्ब इसलिए बना रहे हैं कि अगर एक हमने मारा किसी जगह के ऊपर और वो फेल हो गया तो उसके लिए उन्होंने बैकअप रखे होते थे। वो स्टैटिस्टिक्स में चले जाते थे कि एक एटम बॉम्ब के फेल होने की कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो
दोस्तों एक छोटी सी लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको इन चीजों का पता लगे कि ये जो एटम बॉम्ब्स है ये इतने ज्यादा आसान नहीं है और ये इतनी ज्यादा अच्छी चीजें भी नहीं है। वीडियो खत्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें। उसके अलावा अगर आपके पास JF-17 थंडर की स्टॉक फुटेज है तो वो काइंडली मेरे साथ शेयर करें। दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।